हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता, आपका कॉमर्स एजुकेटर। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है पार्टनरशिप डीड, और हम इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, 12th में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, तो इधर हमें एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी पड़ती है क्योंकि देखो हर तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आपको पार्टनरशिप डीड अच्छे से समझना है तो इससे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, है ना। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखिए, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि भैया पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप जो होती है ना, वो रिजल्ट होता है किसका? इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। किसका? एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है ये। अब एग्रीमेंट क्या होता है? नो डाउट कि एग्रीमेंट जिस पे हम एग्री कर रहे हैं, कुछ बातों पे जो एग्री कर रहे हैं उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। जैसे मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो हमने कुछ बातों पे एग्री करा कि भैया इतना इतना पैसा लगाएंगे और इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हम एक दूसरे की बातों पे एग्री हो रहे हैं। दैट इज नॉन एग्रीमेंट, है ना। अब एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओरली और एक होता है रिटर्न। तो एग्रीमेंट बेसिकली, एग्रीमेंट का जो लॉ है ना वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है। हालांकि इसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप आगे 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो या फिर सीए करते हो, सीएस करते हो, तो उधर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे आगे चल के। तो फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया एग्रीमेंट के जो लॉ दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो बोथ आर वैलिड, नो डाउट, बोथ आर वैलिड, ठीक है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान समझिए, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए। ओरली का मतलब होता है कि मुंह जबानी, कि भैया पार्टनर्स ने मुंह जबानी एग्रीमेंट कर लिया कि भैया हाँ चलो इतना इतना कर लेते हैं, इतना इतना कर लेते हैं। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाना और उन सारी बातों को लिखना और सारे पार्टनर के सिग्नेचर होना उस पर, ठीक है। और उसकी कॉपी सब जगह दे देना, सारे पार्टनर्स को दे देना और रजिस्टर ऑफिस दे देना, ये सब चीजें। अब बोथ आर वैलिड, लेकिन जरा समझे मेरी बात को। ओरली इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना रिटर्न बेनिफिशियल होता है। रिटर्न ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एक मेरी बात को जरा ध्यान समझे, ठीक है। तो क्या होता है एग्रीमेंट में? क्या होता है, किन बातों पे एग्री करते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन, जो पार्टनर्स की शर्तें होती है वो आपस में क्या कर रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब रिटर्न एग्रीमेंट क्यों बेनिफिशियल होता है, मैं इसका एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी दे चुका हूं और इसमें भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर है, 10 पार्टनर ने ओरली एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भैया हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बीता, पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब किसी के पार्टनर के मन में फ्रॉड की इच्छा उत्पन्न हुई, ठीक है ना, और उसे पता है कि हमने एग्रीमेंट तो ओरली कर रखा है और उसने कुछ 2-3 लोगों को अपनी बातों में रख लिया, ठीक है। तो अगर वो उन्होंने गलत बोल दिया, कोई बात ऐसी हुई कि जो उन्होंने उसके फ्रॉड करा एक तरह से, लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट कैसा है, ओरली है, तो अब ये दिक्कत हो जाएगी। हो भी सकता है कि अगर पार्टनर फ्रॉड ना कर रहा हो तो हो सकता है कि वो बात भूल गया हो, क्योंकि है तो ओरली ना, आज से 5 साल बाद 6 साल बाद कोई भूल गया हो। तो ओरली एग्रीमेंट में क्या होता है, इधर डिस्प्यूट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब डिस्प्यूट जानबूझ के बढ़ेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग से बढ़ेगा वो एक अलग बात है ना, लेकिन डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट में डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलत बोल रहा है, कोई पार्टनर गलत बोल रहा है, जानबूझ के बोल रहा है, इंटेंशनली बोल रहा है या फिर गलती से बोल रहा है, तो दूसरा पार्टनर उसको एग्रीमेंट दिखा देते भाई रिटर्न एग्रीमेंट ये रहा और तुम जो बात कह रहे हो वो गलत है क्योंकि इधर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें तुमने सिग्नेचर भी करे हैं और इसकी कॉपी हमारे रजिस्टर ऑफिस में भी है और सब पार्टनर्स के पास इसकी कॉपी है, तो आप अपनी बात से बुक कर नहीं सकते। तो इसलिए
इधर डिस्प्यूट होने के चांसेस कम ना के बराबर है, समझ रहे हो ना बात को, तो इधर डिस्प्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ना तो इधर कंफ्यूजन होगा कि भैया हमने क्या बोला था पहले, है ना। ओरली में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई पार्टनर कह रहा है कि ये बोला तो कोई पार्टनर कह रहा है कि ये बोला था, है ना। तो कंफ्यूजन होने के चांसेस भी इधर ज्यादा रहते हैं, क्योज भी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो कहने मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये रिटर्न एग्रीमेंट हेल्प करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में। और रिटर्न एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। समझ में आ रही बात। पार्टनरशिप डीड क्या होता है मैं जरा समझा देता हूं। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है ये? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। मैं एक सिंपल लैंग्वेज बताऊं, रिटर्न एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज लिखनी है भाई, है ना। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जाता है? उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? स्टोरी थोड़ा लिखेंगे कि एक था राजा एक थी रानी, नहीं, हम उसमें लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। समझ रहे हो बात को, मतलब वो शर्तें जिस पे वो एग्री। भैया किस पे एग्री हुए होंगे? किस पे एग्री हुए होंगे? देखो ये वर्ड आ रहा है ना, एग्री, है ना। देखो ये आ रहा है वर्ड एग्री, है ना। किसी पे तो एग्री हुए होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट को रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस पे पार्टनर एग्री हुए हैं, रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन पे जिस पे पार्टनर एग्री हुए हैं, उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या लिखी होती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन। कि भैया वो टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे पार्टनर क्या हुआ है? एग्री हुआ है। जिस पे पार्टनर्स क्या हुआ है? जिस पे पार्टनर्स क्या हुआ भाई? पार्टनर्स पे क्या हुआ? एग्री। उसी को ये बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इस बात को याद रखना कि पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। देखो ये बात तो हमने पिछले लेक्चर में समझ ली थी कि बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। क्योंकि फिर अगर एग्रीमेंट का अगर रोल नहीं है ना, तो फिर तो ये फैमिली बिजनेस जैसा हो गया, है ना। अब फैमिली बिजनेस में क्या फर्क होता है कि भैया वो एक फैमिली है, बिना एग्रीमेंट के एक पुराने ज़माने से एक बिजनेस चला आ रहा है, उस पर वो फैमिली कंटिन्यू कर रही है। या फिर एक फैमिली ने मिलकर एक बिजनेस खोला और वो उसे कंटिन्यू कर रहा है, उधर कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, उधर बच्चा भी जो न्यू बॉर्न बेबी है वो भी उसका मेंबर बन जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में 18 साल से नीचे कोई मेंबर कोई पार्टनर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट उसे अलाउ नहीं करता कि 18 से नीचे के जो माइनर होते हैं वो एग्रीमेंट कर सकें। हमारा लॉ अलाउ नहीं करता, ठीक है। ये भाई मतलब ये वो डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं और जिसमें पार्टनर एग्री करता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एंड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रही बात? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है भाई। उस रिटन डॉक्यूमेंट में क्या लिखी जाती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन। वो शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन का अगर मतलब नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, इन शॉर्ट शर्तें। तो वो शर्तें जिस पे पार्टनर एग्री करते हैं, है ना, कि कौन कितना कितना पैसा लगाएगा। अब देखो अगर मान लो 4-5 फ्रेंड्स हैं वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात ये होगी हम बिजनेस क्या खोलेंगे, है ना। अब कोई बोल रहा है कि हम कार का बिजनेस खोलते हैं, कोई बोल रहा है कि हम शूज़ का बिजनेस खोलते हैं, कोई बोल रहा है कि इसका बिजनेस खोलते हैं। कोई एग्री कर रहा है, कोई नहीं एग्री कर रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनेस ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले ये तो डिसाइड करो कि बिजनेस का नेचर कैसा होगा। फिर बिजनेस के नाम की बात आएगी, हर पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, है ना। यही टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कौन कितना पार्टनर पैसा लगाएगा, ठीक है ना, और कितने पार्टनर हैं उसमें, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन कितना पार्टनर प्रॉफिट बांटेगा, अब वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करेंगे, है ना। जो डिसाइड करेंगे आपस में बैठ के उसी को बोलेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, तो ये बात बड़ी सिंपल सी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट क्या होते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट क्या होते हैं। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है, ऐसी कौन कौन सी शर्तें होती हैं, ऐसी कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। देखो मैं बताऊं आपको बात, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं पार्टनरशिप डीड में। मतलब कोई भी ऐसी बात जो पार्टनर में रखना चाह रहा है, कोई भी शर्त हो सकती है ना। तो बेसिकली हम वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे जो नॉर्मली होती है, जो पार्टनर्स को रखनी ही पड़ती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या शर्त रखी जाएगी। सबसे पहले रखा जाएगा कि बिजनेस का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ बिजनेस।
अब बिजनेस का नेचर कैसा, भैया बिजनेस ओपन कर रहे हो आप, एक बात बताओ, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? सर्विस सेक्टर का होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए कि ट्रेड का होना चाहिए, है ना? सर्विस का खोल रहे हो तो क्या होटल खोल रहे हैं? तो मान लो किसी एक जने के दिमाग में आइडिया आया कि भैया देखो मैं ऐसे ऐसे बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर करें, और मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि हम होटल खोलें। देखो आने वाले टाइम में देखो ऐसे ऐसे होटल्स की, हमारा जो एरिया है वो क्या बोलते हैं टूरिस्ट प्लेस है, और इधर होटल बहुत अच्छा चलेगा, बाकी लोगों को पसंद आया, बाकी लोग एग्री हुए, है ना? तो ये शर्त, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए कि कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसी सर्विस देंगे, ये सारी चीज़ें। तो सारे पार्टनर्स पे सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा। फिर आता है नेम ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का नाम क्या होगा। भाई नाम तो रखना पड़ेगा ना बिजनेस का, बिजनेस का नाम क्या होगा, तो बिजनेस का नाम क्या होगा ये भी रखना पड़ेगा। अब कोई किसी नाम से एग्री हो रहा है, कोई किसी नाम से एग्री नहीं हो रहा, तो सबको एग्री होना पड़ेगा उस नाम से, है ना? एक ऐसा नाम रखा जाना चाहिए। तीसरा आता है नेम ऑफ दी पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उन सबके नाम, जितने भी पार्टनर है ना? फिर आता है एड्रेस ऑफ दी पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनके एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना? फिफ्थ, अच्छा हम एक और चीज़ पॉइंट भूल गए, नेम के साथ साथ बिजनेस में एड्रेस ऑफ बिजनेस भी रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? एड्रेस ऑफ बिजनेस भी रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसे हम बोलेंगे हेड ऑफिस। कौन सा एड्रेस? अब एड्रेस तो बहुत सारे होते हैं, मान लो हमारी कई सारी ब्रांचेज हैं, तो हम कितने एड्रेस देंगे? तो हमें हेड ऑफिस का एड्रेस देते हैं इधर, है ना? तो बिजनेस का भी एड्रेस होना चाहिए इसमें क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड में, है ना, कि हेड ऑफिस हम कहाँ रखेंगे। फिर 6 पॉइंट आता है, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, मतलब हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है वो भी इधर लिखा जाएगा। फिर आता 7 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन सा पार्टनर कितना रेशो में प्रॉफिट बांटेगा, मतलब किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके पीछे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनर क्यों कर रहा है भाई, कोई इंसान पार्टनरशिप के साथ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं। 8 हम आ जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है कि नहीं, है ना। 9 पॉइंट, किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है कि नहीं, सैलरी है, कमीशन है ना, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल करवा रहा है, तो वो कहेगा भाई मैं तो कमीशन लूंगा, है ना। और भी पॉइंट ले लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, देखो कोई लिमिट नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगी कि नहीं, ठीक है, ये भी पॉइंट आ जाता है। फिर आ जाता है आपका 11 पॉइंट। 11 पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर देखो 2 तरह के लोन होते हैं आपके सिलेबस में, ये लोन है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो फर्म को लोन देगा तो बदले में फर्म को इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो कितनी, ठीक है। 12th गुडविल की वैल्यूएशन का तरीका, वैल्यूएशन मेथड। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लो हर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर छोड़कर, 5 चैप्टर है लगभग, है ना, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर छोड़कर गुडविल हर जगह यूज होता है। तो देखो आपने 11 में डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, स्टेट एंड मेथड होता है, WDV होता है, और भी मेथड होते हैं, आप फ्यूचर में पढ़ोगे। एन्युटी जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन वगैरह में जाओगे, एन्युटी होता है, सिंकिंग फंड मेथड भी होता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है गुडविल। गुडविल को मेजर करने के भी 4-5 तरीके होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें से हम कौन सा मेथड चूज करेंगे, ठीक है। और कौन से पॉइंट हो जाते हैं जरा देख लेते हैं हम इधर 13, है ना। तो बैंक अकाउंट को कौन हैंडल करेगा, बैंक अकाउंट का क्या तरीका है, कौन हैंडल करेगा, सारे पार्टनर मिलकर हैंडल करेंगे या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को क्या बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, है ना। 14 पे आ जाते हैं।
तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं और भी आ जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ असेट, टाइम पर असेट की वैल्यू पता करनी होती है। तो असेट की वैल्यू क्या है, चेंज होती रहती है, तो उसको कैसे हम वैल्यू करें, क्या तरीके हैं उसको वैल्यू करने के, है ना। 15 पॉइंट है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको कैसे सेटल करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे कि खुद से सेटल करेंगे या आर्बिट्रेटर को बुलाएंगे। अभी आर्बिट्रेटर कौन होता है, मतलब एक मिडल मैन होता है जो ना इधर का पक्ष लेगा ना उधर का पक्ष लेगा। ये ज़्यादातर रिटायर्ड जज वगैरह होते हैं जो लॉ की नॉलेज रखता है ना, तो हम उसको बुला लेंगे, हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हम कोर्ट में जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो क्या होता है, आर्बिट्रेटर को बुला लेंगे, तो उसको बुला के फिर हम क्या करेंगे कि भैया दोनों पक्ष की बातें रखी जाएंगी और वो हमारे बातों को सुनेगा और फिर वो फैसला करेगा, तो वो फैसला मानना पड़ेगा सबको। तो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो डिस्प्यूट कैसे सेटल करेंगे। अगर फर्म क्लोज हो रही है, अगर फर्म क्लोज हो रही है तो उसे क्लोज करने का क्या तरीका है। तो अब 17 पॉइंट भी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है पार्टनर, तो उसको कैसे सेटल करेंगे। जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर पार्टनरशिप को छोड़कर जा रहा है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो अब कोई पार्टनर जा रहा है तो वो अपना पैसा लेकर जाएगा, जितना ही पैसा उसने लगाया तो प्रॉफिट के साथ लेकर जाएगा, अपने हिस्से का सारा प्रॉफिट पैसा वैसा लेकर जाएगा। तो उसे तुरंत पैसा देना है कि बाद में देना है, ये पहले ही तय हो जाता है। अच्छा, और भी पॉइंट है, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, है ना, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। और भी पॉइंट्स हैं, काफ़ी पॉइंट्स हैं, इसलिए पार्टनरशिप डीड काफ़ी लेंथी होती है, ठीक है, ओके। फिर बात आती है 18, तो 18 में मैं लिख देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जैसे डेथ में क्या होता है भैया, डेथ और रिटायरमेंट में क्या फ़र्क है। रिटायरमेंट में अपनी मर्जी से जा रहा है, डेथ में भगवान की मर्जी से जा रहा है कोई पार्टनर, है ना, छोड़कर। तो इसको कैसे सेटल करेंगे, इसको कैसे सेटल करा जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, देखो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई लिमिट नहीं है इनकी, है ना। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो लिखवा दिए, आप बुक में से पढ़िए उसे, और कोई भी डाउट होता है तो मैं उसे समझा दूंगा, और आप उसे कमेंट करते हैं या फिर मेरी ऐप पे जाके अगर आप उसे कोई डाउट सेशन में जाके अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं उसे समझा दूंगा। मतलब ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें, अब एक दिक्कत आती है भाई, एक दिक्कत क्या है, मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे। अभी देखो हम धीरे धीरे करके सारी ये चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, जैसे खासकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, और सैलरी कमीशन, ये भी पढ़ेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल तो बहुत अच्छा टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स भी पढ़ेंगे, है ना। वो ये रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या होगा, फर्म क्लोज हो रही है तो क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन बोलते हैं इसे, फर्म क्लोज को बोलते हैं डिसोल्यूशन, एक अलग से चैप्टर है। रिटायरमेंट डेथ अलग से चैप्टर है, डिसोल्यूशन अलग से। अच्छा, इसमें कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या हुआ, वो मैंने पॉइंट लिखना भूल गया। कोई पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है तो कैसे अकाउंट सेटल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत लेंथी है ये, मतलब आपको बुक में पढ़ोगे तो 20-25 पॉइंट तो दे रखे होंगे, और उससे भी ज़्यादा होते हैं भाई, इनसे कम नहीं होते। हम नॉर्मली बेसिकली देखा जाए तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे कई ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो अगर अब क्वेश्चन ये पुट होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या करा, इन्होंने सब पार्टनर से मिलकर तय करा, वो सारे पार्टनर से एग्री होंगे। ये सारी शर्तें हैं कि भैया बिजनेस का नाम, बिजनेस का नेचर कैसा होगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के एड्रेस तो लिखने पड़ते हैं, है ना। बिजनेस का एड्रेस कहाँ, हेड ऑफिस कहाँ पर होगा, हेड ऑफिस भी कहाँ पे होगा, कैपिटल कौन कौन कितनी पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है कि नहीं, 11 में पढ़ा था फाइनल अकाउंट में। किसी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी देनी है कि नहीं देनी, कमीशन देना कि देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल कैसे हम वैल्यू करेंगे भाई, गुडविल के कई तरीके होते हैं, तो हम कैसे लेके चलेंगे हमारे बिजनेस, ये बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे। बैंक अकाउंट को कौन हैंडल करेगा, फर्म का बैंक अकाउंट होगा, अब कौन पार्टनर हैंडल करेगा, है ना। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स को कैसे वैल्यूएशन करेगा, डिस्प्यूट्स, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे उसको सुलझाएंगे भाई। कोई फर्म क्लोज हो रही है तो डिसोल्यूशन हो रहा है तो कैसे करेंगे, रिटायरमेंट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो कैसे सेटल करेंगे, किसी पार्टनर डेथ हो रही है तो कैसे सेटल करेंगे, कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कैसे अकाउंट्स को सेटल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मैं देखो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे पॉइंट है ना, इसलिए मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो ये है कि फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी। फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका मतलब ये है कि फर्म कितने लंबे समय तक चलेगी। अगर आपको याद है तो हमने ये 11 में पढ़ चुके हैं।
तीन तरह की फर्म होती है, एक होती है फिक्स्ड पार्टनरशिप, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि मर्जी है जब तक चलाएंगे, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करी जाती है। जैसे वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। जैसे एक ब्रिज बनाना है, मुझे एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट आया, मैं अकेला नहीं बना सकता, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ, तो मैं हिसाब किताब देखूंगा, ये सब चीज़ें देखूंगा। लेकिन ब्रिज को बनाना इतना आसान नहीं होता। मेरे अपने दोस्त को इंजीनियर है और आर्किटेक्चर है, अच्छा है, तो मैंने उसको जोड़ दिया अपने साथ। हमने बोला भाई जब तक ब्रिज बन रहा है तब तो हमारी पार्टनरशिप है, जैसे ब्रिज कंप्लीट हो गया हमारी पार्टनरशिप खत्म, जैसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक होती है फिक्स पार्टनरशिप कि हमने पहले से ही तय कर लिया कि इतने साल के लिए पार्टनरशिप होगी, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। जैसे पार्टनरशिप खत्म, अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर नई पार्टनरशिप चालू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, है ना। तो ये भी अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पुट होता है, क्वेश्चन ये पुट होता है कि अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज पूछता हूं कि एब्सेंट और साइलेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि एक ही चीज़ है ये। सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो भाई, जल्दी सोचो कि अगर एब्सेंट दे रखा है, साइलेंट देखा तो इसमें क्या डिफरेंस है। एब्सेंट का मतलब है पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, बनाई ही नहीं है, समझ लो बात को। और साइलेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड बनाई तो है लेकिन वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ कह नहीं रही है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा ही नहीं है। अब देखो इतने सारे पॉइंट 19 है, मैंने तो 19 लिख दिए, बुक में तो इससे ज़्यादा दे रखूँगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इससे ज़्यादा होते। तो पार्टनरशिप जब हम बना रहे होते तो हो सकता है कि हम एक आध पॉइंट भूल जाएँ, तो उसका मतलब होता है साइलेंट, कि पार्टनरशिप में उसका कुछ लिखा ही नहीं है ना। और एब्सेंट है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, जब बच्चा नहीं आता तो क्या बोलते हैं, एब्सेंट, प्रेजेंट ही नहीं है वो चीज़, पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट ही नहीं। और साइलेंट का मतलब होता है कि वो साइलेंट है भाई, वो उसके बारे में कुछ कह नहीं, पार्टनरशिप डीड है तो सही लेकिन वो इस पॉइंट के बारे में कुछ कह नहीं रही है ना। तो एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप ही नहीं है। साइलेंट का मतलब है जैसे इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं इन्होंने पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस ये होता है। अब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार मैं यही बोल रहा हूँ, वो अभी क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन ये पुट होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या फिर कोई पॉइंट लिखना भूल गए, एब्सेंट और साइलेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई दैट मींस एब्सेंट, और कोई पॉइंट लिखना भूल गए दैट मींस पार्टनरशिप डीड है तो सही लेकिन वो पॉइंट बोल नहीं रही है, मतलब साइलेंट है। तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो देखो बेटा, मैं एक बड़ा 2 ही पॉइंट में ख़त्म करूँगा उसे। अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए हैं या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना चाहिए। फिर हमें पता है क्या फॉलो करना पड़ता है, फिर हमें फॉलो करना पड़ता है लॉ को, ठीक है। हमारे लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक छोटी सी पार्टनरशिप डीड बना रखी है, ठीक है। छोटी नहीं, बना रखी है, प्रॉपर कहने का मतलब लॉ ये कहता है कि आप अपनी पार्टनरशिप, देखो आपको 2 पार्टनरशिप डीड फॉलो करनी पड़ेगी। या तो आप अपनी बना लो, ठीक है भैया हमने बना ली, और या फिर नहीं बनाई है या फिर कोई पॉइंट लिखना भूल गए हो तो भैया फिर आपको लॉ वाली फॉलो करनी पड़ेगी जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ में बना के लिखी हुई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं कि जल्दी में हम पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, बोलोगे आप कहोगे ऐसे कैसे भूल जाएंगे बिजनेस, तो मान लो मैंने अपने दोस्त से बोला कि चल भाई मिलके बिजनेस करते हैं, फिर बाद में याद आया कि ये तो भैया पार्टनरशिप है ना। फिर हमने तो कोई पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं थी, बस मैंने तो इतना कहा था कि चल भाई तू 10 लाख लगा दे, मैं 10 लाख लगा देता हूँ और मिलकर बिजनेस करते हैं, और आ जाता, ठीक है। अब भाई अब क्या करें, तो देखो अब क्या करें, समझो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, एब्सेंट है या साइलेंट है, तो लॉ को फॉलो करना पड़ता है। अब लॉ क्या कहता है जरा ऐसे समझे मेरी बात को, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड जैसा कह रहा है वैसे ही करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स उस बात पे एग्री हुए हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है तो फिर लॉ की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लॉ कहता है कि भैया तुमने एग्री तो करा नहीं इस बात पर, तो फिर आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और वो बातें क्या है, केवल 2 बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि फिर हम क्या करेंगे। पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 2 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ ये कहता है। बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल को हम क्या कर देंगे, देखो कोई लेने देने की बात है उन सबको इग्नोर कर देंगे, है ना। बाकी क्या कहता है, ये कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपने एग्री नहीं करा है, अगर आपने एग्री नहीं करा, वो यही तो बात है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में वो कोई बात नहीं लिखी है, और बात नहीं लिखी तो इसका मतलब क्या, आपने एग्री नहीं करा। तो अगर आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको लिखना भूल गए तो फिर वो इक्वली माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? इक्वली। मतलब अगर आपने प्रॉफिट शेयर, चाहे किसी ने कितना ही पैसा लगाया, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, है ना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, तो दो बातों का ख्याल रखना है, दो बातों का ख्याल रखना है। प्रॉफिट शेयर रेशो क्या है? इक्वली। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, किसी पार्टनर ने लोन दिया है किसको? फर्म को। ठीक है, मान लो फर्म को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई, फर्म ने बोला कि ए भैया, ये कोई पार्टनर है, ए भैया हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ए ने बोला कि भाई लोन के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक, बोला ठीक है, मान लिया, ठीक है लोन दे दो आप, हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो फर्म लोन के तौर पे दे रहा है तो इसको कुछ इंटरेस्ट भी तो देनी पड़ेगी भाई। अब इंटरेस्ट ये दो तरीके से, या तो पार्टनरशिप डीड में लिखा दो, अब मैंने जिक्र करा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो अगर एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर किसी पार्टनर लोन दे रखा है तो इतनी इंटरेस्ट देंगे, तो फिर उतनी देनी पड़ेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट लोन को एग्री करना ही भूल गए ये लोग, एग्री करना भूल गए, तो इधर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर भाई ये बनता है 6% पर एनम। ठीक है, और इसका उल्टा हो अगर, हालांकि वो सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी बता के चलता हूँ, अगर इसका उल्टा होता है, अगर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, तो फर्म इंटरेस्ट लेगी 5% पर एनम के हिसाब से। इसे ध्यान में रखना, हालांकि सिलेबस में हमारा ये वाला है। और रेस्ट ऑफ ऑल इग्नोर कर देंगे हम, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। कोई भी लेने देने वाली चीज़ है वो इग्नोर कर देंगे। कौन कौन सी चीज़ें जो इग्नोर कर देंगे हम? जैसे ना तो हम सैलरी देंगे भाई, ना तो हम सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे भैया, ना आईओसी, ना आईओसी लेंगे ना देंगे, ना आईओडी। ठीक है, मतलब कोई भी लेने देने वाली कोई भी चीज़ होगी फर्म से, मतलब पार्टनर और फर्म के बीच में कोई भी लेने देने वाली चीज़ होगी, उसको हम इग्नोर कर देंगे। केवल लेने देने में केवल इन दो बातों का ख्याल रखा जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का इक्वली, और अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को और इंटरेस्ट एग्री नहीं हुए तो 6% पर एनम। केवल इन दो बातों का। और बुक में पता नहीं 6-7 पॉइंट देखे हुए हैं कि ये भी नहीं करेंगे, वो भी, तो ठीक है नहीं करेंगे भैया, इसको नहीं करेंगे, केवल ये 2 पॉइंट दिमाग में रखो। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई, इस पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक नंबर में वाइवा पूछ लेते हैं, एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है भाई, एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जामिनेशन, और वाइवा पूछता है कि भैया बताओ क्या एग्रीमेंट नहीं है तो रेशो कैसे बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ? इक्वली। ठीक है, किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो बदले में फर्म कितनी इंटरेस्ट देगी, तो आप आंसर ये मत बोलो 6% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो भैया, क्वेश्चन सुनो, इधर बात पलट जाती है। क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। किसी एग्जामिनर ने आपसे या किसी टीचर ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई बताओ कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो बताओ फर्म कितने % इंटरेस्ट देगी, तो आप सीधे 6% मत बोल देना भैया। उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला है कि एग्रीमेंट है कि नहीं, तो आपके 2 आंसर होंगे। अगर एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके हिसाब से दिया जाएगा, और एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, एब्सेंट है, तो फिर एज पर दी लॉ 6% पर एनम दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुने भाई, तसल्ली से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझा ना तो आंसर देने का मतलब नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत समझ लिया। ठीक, फिर आप कितना भी अच्छा आंसर लिखो, ठीक है, अपनी मर्जी समझ के नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड का टॉपिक था, मतलब है, और उम्मीद करता हूँ समझ चुके हो। तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक समझते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बोलोगे कि पहले तो बुक में P&L एप्रोप्रिएशन दे रखा है, तो भैया घबराओ मत, P&L एप्रोप्रिएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन समझेंगे। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, क्योंकि बुक में जो सिस्टम दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है, बुक का भी सिस्टम सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई गलत है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। उन्होंने क्या करा, पहले P&L एप्रोप्रिएशन इजी वाले क्वेश्चन दे दिए, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया, फिर तो 1-2 कंसेप्ट समझाया, फिर डिफिकल्ट वाले इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन दे दिए। तो भैया पहले इनको ही क्लियर कर लेते हैं, फिर सीधे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम टॉपिक को पहले समझें बाद में समझें, हमारा मेन है कि टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हालांकि आप लोग जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा था, लेकिन मेरा काम है समझाना। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। जब भी पार्टनर, ओनर
और फर्म के बीच में जो भी लेना देना होता है वो कैपिटल के ज़रिए होता है। जैसे फर्म प्रॉफिट देगा इसे तो कैपिटल में जोड़ देता है ना। अगर पार्टनर को कोई भी चीज़ फर्म को देनी है, जैसे इंटरेस्ट कहा जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं क्योंकि वो चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है ना, पार्टनर को लॉस बियर करना है तो फर्म उसके कैपिटल से लेस कर देगा। कहने का मतलब ये भी हम पॉइंट समझेंगे डिटेल में, है ना, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलो अब बात ये नहीं है, इसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी इस पे पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, ज़रा समझे, मैं बहुत ही क्लियरली समझाता हूँ। ये ओनर है, आप देखो पार्टनर ओनर ही होता है, ठीक है, और ये फर्म है, ये क्या है, फर्म है, बहुत ध्यान समझिए। अब ओनर ने कैपिटल लगाई है भाई, है ना, ओनर ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, है ना। अब पार्टनर ने मिलके ये तय करा था कि भैया हम देखो फर्म में पैसा लगा रहे हैं, अगर हम फर्म में पैसा न लगा के कर्जा लेते तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता। तो एक काम करते हैं कि भैया कि हम तो कैपिटल लगा ही रहे हैं, तो फर्म एक काम करेगी, फर्म जो है ना वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी, तो उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब पार्टनर एग्री कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप डीड इसे इसके एब्सेंट है या फिर साइलेंट है इसके बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा, पहले एरो से ये समझ लीजिए कि कौन किसको दे रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है ओनर को, तो फर्म के लिए हो जाता है ये खर्चा, समझ रहे बात, और ओनर के लिए हो जाती है ये इनकम, और ये जाकर सीधे कैपिटल में जुड़ जाती है। मैंने अभी ये समझाया था कि अगर पार्टनर और ओनर और फर्म के बीच में कोई भी लेन देन होगा तो वो कैपिटल में जाके ऐड या लेस होगी। लेकिन सारी चीज़ें नहीं भाई, इसमें 2-3 चीज़ें एक्सेप्ट कर दी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें वो हम प्रॉफिट में से अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ पार्टनर के कैपिटल में जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको भी क्लियर करेंगे, अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ओनर ने कैपिटल लगाई फर्म में, कैपिटल का मतलब जानते हैं जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा या अमाउंट जो हम बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कैपिटल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है क्योंकि 11 में नहीं पढ़ाई करी है इस पैंडेमिक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में लेके चलूँगा जैसे कि आपको एक पॉइंट क्लियर हो। तो ओनर कह रहे हैं कि भैया फर्म, भैया एक ऐसा ओनर एग्री होने चाहिए, है ना, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। तो ओनर ने बोला कि तुम कहीं और से कर्जा लेते तो अभी तो तुम्हें इंटरेस्ट देनी पड़ती ना, तो फ़र्क यह है कि भैया हमें थोड़ी सी कम दे दो, ठीक है, इंटरेस्ट दे दी, ओके। तो फर्म के लिए हो गया खर्चा और ओनर के लिए हो गई इनकम। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, है ना। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अब आगे समझते हैं कि भैया ये न्यूमेरिकल पोर्शन चालू हो चुका है आपका, थियोरेटिकल काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। 1-2 पॉइंट है जो हम बीच में पढ़ेंगे, जैसे LLP और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफरेंस, वो मैं थोड़ा तसल्ली से समझाऊंगा, है ना। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो उसमें टेस्ट में जाकर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस, प्लीज़ आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। जैसे जैसे टॉपिक होता जा रहा है वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। और इससे पहले 1-2 बातें क्लियर कर दूं कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये ईयर जो है ये कौन सा लिया जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ईयर 2 तरह के होते हैं, कैलेंडर ईयर, ये बहुत सिंपल सी बात है जो आपने 11th में पढ़ी होगी। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो हम मोस्टली फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। कैलेंडर ईयर आपको पता है जैन से दिसंबर तक होता है, और ये जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है, ठीक है बेटा। और यही वाला सबसे ज़्यादा आता है, नो डाउट, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में ऐसे भर लो भाई कि हमें उंगलियों पे करने की जरूरत ना पड़े, प्लीज़, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस होते होते हो जाएगी, लेकिन आप भी थोड़ा सा याद भी करें इसे, थोड़ा सा याद करना है, फिर वो प्रैक्टिस करते जाओ ना, फिर तो वो ऑटोमेटिकली याद होता चलेगा। मैं एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल, फिर अगले लेक्चर में हम डिटेल में इसे समझेंगे क्योंकि फिर ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि एक पार्टनर है, मान लेते हैं X, और इसने
फर्म में 10 लाख रुपए लगाए हैं एज अ कैपिटल, और फर्म अलाउड कर रही है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भैया आईओसी जो मिलेगी 10% पर एनम मिलेगी। पर एनम लग गया भाई, पर एनम मतलब समझते हो ना कि मंथ्स काउंट होंगे इधर, है ना। और पूरे साल भर उसकी कैपिटल रही है फॉर फुल ईयर। अभी हम सिंपल वाले क्वेश्चन करेंगे फुल ईयर। तो आईओसी कैसे निकलेगी, हम आईओसी कितनी इसे देंगे, है ना, आईओसी कितनी देंगे इसे, ठीक है। तो आईओसी हम कितनी देंगे, तो निकाल लेते, 10 लाख है ना, इंटू 10%, दो पूरे साल की निकालनी है, वो 10 लाख पूरे साल की रही, तो पूरे साल का सीधे से 10% निकाल दो, नो डाउट यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सीधे कितना आ जाएगा, 10 लाख का 10%, 1 लाख, तो 1 लाख आईओसी देनी पड़ेगी। अब बोलोगे भैया कि ये इतने ईजी न्यूमेरिकल है, नहीं इतने ईजी न्यूमेरिकल नहीं है, यकीन रखो बहुत डिफिकल्ट आएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर रखो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं जो आगे के न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मैं पूरी चाहता हूँ कि एक ही बार में पूरे न्यूमेरिकल्स जो हैं एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, इधर का उधर ना रहे, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे दी कि हम ऐसे कर, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ज़रा समझे मेरी बात को, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कैपिटल ज़रूरी नहीं कि पूरे साल भर सेम रहे, चेंज भी होती है, क्या होती है, चेंज भी होती है, ठीक है। अच्छा, चेंज कैसे होती है, बीच में ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग का मतलब पता है ना, जब ओनर अपने पर्सन के लिए पैसा निकाल लेता है तो ड्राइंग भी कैपिटल से लेस होती है भाई, ठीक है। हो सकता है कि फर्म में और पैसा लगा रहा है तो एडिशनल कैपिटल हो गई, तो बीच में चेंज हो रही है ना। अच्छा, तो इसको ज़रा ध्यान में रख के हमें करना पड़ेगा, तो फिर अगले लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय।